बाबूजी, चाय लीजिए। आज अदरक के साथ थोड़ी तुलसी भी डाली है। आपकी खांसी में आराम मिलेगा। जीती रहो बिटिया। घर में 2 बेटियां हैं, पर तूने अकेले ही इस घर को मंदिर बना रखा है। तेरी माँ की याद कभी नहीं आने दी तूने। बाबूजी, माँ कहकर गई थी कि घर की बड़ी बेटी माँ का ही रूप होती है। मैं बस अपना धर्म निभा रही हूँ। ओहो हो, फिर से वही भावुक बातें। बाबूजी, आप भी ना हर वक्त बस रारा दीदी का गुणगान करते रहते हैं। दीदी ने किया ही क्या है, सुबह उठकर झाड़ू पोछा और रसोई। इसमें कौन सी बड़ी कला है? बेटा कविता, सेवा और त्याग भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। तूने अभी तक अपनी पढ़ाई पूरी की है, अब थोड़ा घर के कामों में भी हाथ बटाया कर। बिल्कुल नहीं, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मैं तो शहर के बड़े कॉलेज से पढ़कर आई हूँ। मेरे हाथ फाइलें पकड़ाने के लिए बने हैं, ये काली कराही मांजने के लिए नहीं। और वैसे भी मैं जल्द ही इस छोटे से गांव और इस पुराने घर से निकल जाऊंगी। शहर का समय है, घर में थोड़ी हलचल है, क्योंकि आज 2 अलग-अलग परिवारों से रिश्ते आने वाले हैं। सुनो बेटियों, आज 2 मेहमान आ रहे हैं। एक सोहन है जो पड़ोस के कस्बे में सरकारी स्कूल में मास्टर है, बहुत ही सुलझा हुआ और ईमानदार लड़का है। दूसरा राजेश है जो शहर में बहुत बड़ी बिस्कुट फैक्ट्री का मालिक। फैक्ट्री का मालिक? वाह, मतलब उसके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा और बहुत सारे नौकर चाकर। बाबूजी, आप बिना सोचे समझे राजेश जी को मेरे लिए पक्का कर दीजिए। मुझे शहर की चमक धमक बहुत पसंद है। पर कविता, तूने राजेश जी का स्वभाव तो जाना ही नहीं। सिर्फ पैसा देखकर शादी का फैसला करना क्या सही होगा? दीदी, आप अपनी ये पुरानी सोच अपने पास रखिए। पैसा है तो सब है। आप बस उस मास्टर जी के लिए तैयार हो जाइए। कम से कम आपको दाल रोटी की तो कमी नहीं होगी। हालांकि साड़ियों के लिए आपको तरसना पड़ेगा। पहले सोहन और उसके पिता आते हैं। सोहन एक साधारण सफेद कुर्ते में है, चेहरे पर शालीनता और आंखों में सच्चाई है। आर्य प्रसाद जी, हमें रहेस की कोई लालसा नहीं है। हमें बस एक ऐसी बहू चाहिए जो सोहन के संघर्षों में उसका साथ दे सके। सोहन का सपना है कि वह अपने स्कूल को इस इलाके का सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए। रारा जी, मेरा जीवन बहुत साधारण है। मैं अपना ज्यादातर समय बच्चों को पढ़ाने और समाज सेवा में देता हूँ। क्या आप एक शिक्षक की साधारण पत्नी बनकर खुश रह पाएंगी? सोहन जी, मुझे महलों की चाहत नहीं है। मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो दूसरों का सम्मान करना जानता हो। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं और आपका काम बहुत महान है। मेहमानों के जाने के बाद कविता रारा के कमरे में आती है और उसका मजाक उड़ाना शुरू करती है। दीदी, मुबारक हो, मास्टर जी की पत्नी बनने वाली हैं आप। अब पूरी जिंदगी ब्लैक बोर्ड की चौक और फटी हुई किताबों के बीच गुजरेगी। मैंने देखा था सोहन जी के पास तो ठीक से चमड़े के जूते भी नहीं थे। कविता, सोहन जी के पैरों के जूते पुराने हो सकते हैं, पर उनके विचार बहुत ऊंचे हैं। उन्होंने मुझसे मेरी इच्छा पूछी, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा। राजेश जी ने तो एक बार भी तुझे नहीं देखा, वे तो बस अपनी माँ के पीछे बैठे रहे। उसे देखने की जरूरत नहीं है दीदी, उसका बैंक बैलेंस बोलता है। मैं शहर जाऊंगी, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी और हर रोज नई फिल्में देखूंगी। और आप बस गांव की चौपाल पर बैठकर औरतों के साथ गप्पे मारेंगी। वक्त बहुत बड़ी चीज है कविता। घमंड हमेशा इंसान को गिरा देता है। मैं दुआ करूंगी कि तुझे तेरी खुशियां मिले, पर याद रखना कि इंसान की पहचान उसके चरित्र से होती है, उसकी तिजोरी से नहीं। अचानक कविता को याद आता है जब उसे लड़के वाले देखने आते हैं। हमारे यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। हमें बस एक सुंदर बहू चाहिए जो पार्टियों में राजेश के साथ खड़दारी का होकर अच्छी लगे। हमारे खानदान की ऊंची नाक है, बस उसे बचाकर रखना होगा। यही तो मुझे चाहिए था।
रानी जैसी जिंदगी। शादी के 2 दिन बाद का समय है। हरिप्रसाद जी घर के बाहर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आ गए मेरे बच्चे। रारा, कविता, आओ बेटा। कैसी हो मेरी बच्चियों? राजेश बेटा, सोहन बेटा, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ की बात मत कीजिए बाबूजी। आपके गांव की रड़कों सड़कों पर इतने गधड़े हैं कि मेरी गाड़ी के सस्पेंशन खराब हो गए। शहर में तो हम मखमल जैसी रड़कों पर चलते हैं। सही कह रहे हैं राजेश जी। बाबूजी, वहाँ तो घर में कदम कदम पर कालीन बिछा है, यहाँ तो पैर रखते ही धूल उड़ रही है। रारा दीदी, आप कैसे आ गई उस खटारा साइकिल पर? धूप में तो आपका रंग ही उतर गया होगा। कोई बात नहीं कविता, खुली हवा में साइकिल की सवारी का अपना ही आनंद है। और सोहन जी ने मुझे धूप से बचाने के लिए पूरा रास्ता छाता पक डी रखा था। बाबूजी, रारा ने घर को 2 ही दिन में संभाल लिया। माँ जी तो इसकी सादगी और इसके हाथ के स्वाद की कायल हो गई हैं। प्रसाद जी ने दोनों दामादों के लिए खाना लगवाया है। राजेश बेटा, ये गांव की ताजा सब्जियों का साग है, खाइए। बाबूजी, हम शहर में ऑर्गेनिक और विदेशी सब्जियां खाते हैं। ये मसाले और तेल वाला खाना मेरे पेट के लिए सही नहीं है। कविता, तुमने पानी की बोतल निकाली? मैं यहाँ का नल का पानी नहीं पी सकता। ये लीजिए। बाबूजी, शहर के बंगले में तो हमारे पास नौकरों की फौज है, यहाँ तो दीदी को फिर से वही चूल्हा चौका करना पड़ रहा है। रारा दीदी, मैंने तो राजेश जी से कह दिया है कि मुझे रसोई के पास भी नहीं जाना। आखिर मेरे हाथ कोमल रहने चाहिए ना। कविता, सेवा करने से हाथ कोमल या कठोर नहीं होते, मन कोमल होता है। सासू, माँ की सेवा करना और अपनों के लिए खाना बनाना मुझे बोझ नहीं लगता। दीदी, ये सब कहने की बातें हैं। जब उम्र गुजरेगी और आप बूढ़ी होने लगेंगी, तब आपको समझ आएगा कि नौकरों का सुख क्या होता है। राजेश जी ने तो मुझे अगली फिल्म के लिए शहर के सबसे महंगे थिएटर की टिकटें भी बुक कर दी हैं। बाबूजी के साथ एकांत में बात। राजेश और सोहन बाहर बैठे हैं। तब दोनों बहनें बाबूजी के पास आती हैं। बेटा कविता, राजेश का व्यवहार थोड़ा उखरा उखरा सा है, क्या सब ठीक है? बाबूजी, वो बड़े लोग हैं, उनका अंदाज ऐसा ही होता है। पैसे वालों के पास वक्त नहीं होता ना, इसलिए वो थोड़े सख्त दिखते हैं। पर मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं तो रानी बनकर राज कर रही। और रारा, तू खुश है ना? बाबूजी, सोहन जी के पास दौलत भले ही कम हो, पर वो मेरा सम्मान बहुत करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो वो मेरी पूरी मदद करेंगे। मुझे और क्या चाहिए? पढ़ाई? दीदी, अब पढ़ लिख कर क्या करना है? अब तो बस रोटियां ही बेलनी है। मेरी तरह ऐश करना सीखिए। शाम को वापस जाते समय। चलती हूँ बाबूजी, अगली बार आऊंगी तो शायद अपनी खुद की नई कार लेकर आऊं। दीदी, आप भी अपनी साइकिल की चेन चेक करवा लीजिएगा, कहीं रास्ते में रुला ना दे। पर हम साथ हैं तो मंजिल खूबसूरत ही होगी। तू अपना ख्याल रखना। चलिए कविता, बहुत वक्त जाया हो गया। शहर में एक पार्टी भी अटेंड करनी है। शाम का समय है। सोहन और राधा अपनी पगफेरे की रस्म पूरी करके मायके से वापस लौटे हैं। आ गए मेरे बच्चों। रारा बहू, तेरे बिना घर बिल्कुल सोना लग रहा था। 2 ही दिन हुई है तेरी शादी को, पर लगता है जैसे तू इस घर की रौनक बन गई है। माँ जी, माँ बाबूजी की याद तो आ रही थी, पर अब यह घर भी तो मेरा ही है। वहाँ भी मन आप ही के पास लगा था। हाँ, भी बस यही पूछ रही थी कि माँ जी ने दवा ली या नहीं, उन्होंने खाना खाया या नहीं। मुझे तो लगता है ये मुझसे ज्यादा आपकी फिक्र करती है। रात का समय है। सोहन और राधा अपने कमरे में हैं। सोहन अलमारी से एक सुंदर सा पैकेट निकालता है और राधा की ओर बढ़ाता है। राधा, जब हम मायके से आ रहे थे तब मैंने कस्बे की उस बड़ी दुकान पर रुककर तुम्हारे लिए कुछ लिया था। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। तोहफा? सोहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो शादी में इतने खर्चे हुए। खर्चों की फिक्र मत करो, तुम्हारी सादगी अनमोल है, पर मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपनी पसंद का कुछ पहनाऊं। इसे खोलकर तो देखो। धीरे से पैकेट खोलती है। अंदर एक बहुत ही गहरा लाल ब्लड रेड रंग का सूट है। ये लाल रंग तुम पर बहुत खिलेगा। जब मैंने इसे दुकान पे देखा तो मुझे तुरंत तुम्हारा चेहरा याद आ गया।
क्या तुम इसे अभी पहनकर दिखा सकती हो? अभी? इतनी रात को? हाँ, बस मेरे लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पसंद तुम पर कैसी लगती है। राधा अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वह लाल सूट पहनकर बाहर आती है। सोहन उसे देखता ही रह जाता है। राधा, तुम सच में किसी परी से कम नहीं लग रही हो। मैंने सोचा था कि ये सूट तुम पर अच्छा लगेगा, पर तुमने तो इसे पहनकर इस कपड़े की शोभा बढ़ा दी है। ये लाल रंग तुम्हारी आंखों की चमक को और गहरा कर रहा है। आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मुझे ही नजर न लग जाए। सच कह रहा हूँ राधा, तुम्हारी ये सादगी और अब ये लाल रंग, आज मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अगली सुबह राधा वही लाल सूट पहनकर रसोई में काम करने जाती है। उसकी सास उसे इस रूप में देखकर निहाल हो जाती है। अरे वाह, रारा बहू, आज तो तू चांद का टुकड़ा लग रही है। सोहन की पसंद माननी पड़ेगी, ये रंग तुझ पर बहुत फब रहा है। शुक्रिया माँ जी। सोहन जी कल रात ही लाए थे। बहू, मुझे पता है कि हमारे घर में वो सुख सुविधाएं नहीं है जो तेरी बहन कविता के घर में होंगी, पर मैं तुझे वादा करती हूँ, यहाँ तुझे वो इज्जत और प्यार मिलेगा जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। माँ जी, मुझे महलों की चाहत कभी थी ही नहीं। मुझे बस एक ऐसा परिवार चाहिए था जहाँ मेरा सम्मान हो, और आप और सोहन जी ने मुझे वो सब दिया है। दोपहर का समय है। मेहमान आने वाले हैं और राधा खाना बनाने की तैयारी कर रही है। वह सिलेंडर को हिलाकर देखती है। वह पूरी तरह खाली है। हे भगवान, अभी तो गैस खत्म होनी ही थी। घर में मेहमान आने वाले हैं और सिलेंडर जवाब दे गया। सोहन जी, जरा सुनिए, रसोई में गैस खत्म हो गई है। घर में दूसरा सिलेंडर भी नहीं है। क्या? अभी रुको, मैं जरा पड़ोस के काका से पूछ कर देखता हूँ। सोहन और उसके पिता कस्बे की गैस एजेंसी पर जाते हैं। भाई साहब, ये क्या माजरा है? गैस क्यों नहीं मिल रही? मास्टर जी, पीछे से सप्लाई बंद है। शहर के प्लांट में हड़ताल हो गई है। अगले 1 हफ्ते तक एक भी सिलेंडर नहीं आएगा। जो था वो सुबह ही खत्म हो गया। पर बेटा, हमारे घर मेहमान आए हैं, कहीं से भी एक सिलेंडर का इंतजाम कर दो। हम दुगने पैसे देने को तैयार हैं। पैसे का क्या करेंगे बाबूजी? जब माल ही नहीं है तो आप पूरे कस्बे में घूम लीजिए, कहीं गैस नहीं मिलेगी। सोहन और उसके पिता खाली हाथ घर लौटते हैं। घर में मेहमान आ चुके हैं और सब भूख से इंतजार कर रहे हैं। कविता का पति राजेश भी वहां मौजूद है। वह अपनी घड़ी देखते हुए ताना मारता है। क्या मास्टर साहब, एक गैस का इंतजाम नहीं हो सका? शहर में तो एक फोन करो और पाइपलाइन से गैस आती रहती है। यहां तो लगता है भूखे ही मरना पड़ेगा। राजेश भाई, हड़ताल है। पूरे कस्बे में कहीं गैस नहीं है। जब सब पुरुष परेशान होकर बैठे थे, राधा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने उस कीमती लाल सूट के ऊपर एक पुराना दुपट्टा लपेटा और घर के पीछे वाले हिस्से में चली गई, जहां कुछ पुरानी ईंटें और मिट्टी पड़ी। खुद से। गैस नहीं है तो क्या हुआ? आग तो तब भी जलती थी जब गैस नहीं थी। राधा ने जल्दी जल्दी 3 ईंटें जोड़कर एक चूल्हा बनाया। उसने पास के बगीचे से सूखी लकड़ियां और उपले गोबर के कंडे इकट्ठे किए। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, पर वह रुकी नहीं। बहू, ये क्या कर रही है? तूने इतना सुंदर सूट पहना है, धुएं से खराब हो जाएगा। माँ जी, सूट तो फिर से साफ हो जाएगा, पर घर आए मेहमान अगर भूखे चले गए तो हमारे संस्कारों पर दाग लग जाएगा। राधा ने लकड़ी के चूल्हे पर पीतल के पतीले में दाल चढ़ाई। मिट्टी के चूल्हे पर बनी दाल की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वह एक एक करके फूली हुई रोटियां उतारने लगी। राजेश, जो अब तक मजाक उड़ा रहा था, उस खुशबू से अपनी भूख पर वाह, वर्षों बाद मिट्टी के चूल्हे का खाना खाने को मिलेगा। गैस की दाल में वो बात कहाँ जो इस धीमी आग पर पकी दाल में है। राधा ने सबको खाना परोसा। सबने उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया। राजेश ने भी चुपचाप 3 रोटियां ज्यादा ही खा ली। सबके जाने के बाद सोहन रसोई के पीछे आता है। वह देखता है कि राधा थककर चूल्हे के पास बैठी है। राधा, आज तुमने मेरा और बाबूजी का सिर ऊंचा कर दिया। जहां हम गैस की किल्लत से हार मान चुके थे, तुमने अपनी मेहनत से घर की लाज बचा ली।
मुझे माफ करना, तुम्हारा सुंदर लाल सूट धुएं में खराब हो गया। सोहन जी, ये कालिख तो धुल जाएगी, पर आज जो मुझे तसल्ली हुई है वो किसी मशीन से नहीं मिल सकती। आज मुझे समझ आया कि हम गांव वालों का स्वाभिमान हमारी आत्मनिर्भरता में है। गैस हो या ना हो, हमारी रसोई कभी ठंडी नहीं होगी। जिसका कमेंट पहला होगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।